A warm welcome to all my dear children. बच्चों, आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर भी वीडियोस बनाऊं, तो आप लोगों ने मुझे टॉपिक तो बताया नहीं था। इसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक से शुरुआत कर रही हूं, जो ना सिर्फ बेसिक है इकोनॉमिक्स का, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसे बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस टॉपिक ओनली। कहीं ना कहीं इस टॉपिक को रिलेट कर कर इकोनॉमिक्स के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज यूटिलिटी चैप्टर से। हाँ, पता है कि अरे मैम ये तो बड़ा इजी है यूटिलिटी, और इसमें क्या ही है, ये तो हम ही लोग से रिलेटेड है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं और वो बिल्कुल सही सोचते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान से समझेंगे तो इकोनॉमिक्स आपकी डेली लाइफ और आपके मेंटालिटी, आपकी फीलिंग्स को ही रिलेट करता है। ठीक है, वहां पर जितने लॉज हैं वो आपको बट ऑब्वियस लगेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये अजम्पशंस तो होना ही चाहिए, या ये लॉ का ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है। हम शुरुआत कर रहे हैं यूटिलिटी से। अब यूटिलिटी क्या होता है? ठीक है, यूटिलिटी इज सेड टू बी एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बस यही डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी। सबसे छोटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब किसी कमोडिटी की हमारे लिए जो यूटिलिटी है वो है कि वो कमोडिटी हमारी कितनी जरूरत को पूरा कर पा रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो ये जो मार्कर है ये मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए यूज करूंगी। ठीक, इसके अलावा क्या मेरा कोई यूसेज है? आप लोग बोलोगे मैम और छोटे मोटे यूज कर सकते हैं हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में। ठीक है, लेकिन जो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मैं जो यूज करूंगी एज अ टीचर वो बोर्ड पर लिखने के लिए यूज करूंगी। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी तभी होगी मेरे लिए जब मैं इसे बोर्ड पर लिख रही हूँ। अब अगर मैं इसको अब जब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी या जब मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही थी, तो क्या कोई यूटिलिटी थी इस चीज की? नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज मैं मार्कर मैं तब परचेज करूंगी जब मुझे इसकी जरूरत होगी। ये मार्कर मेरी वांट को सेटिस्फाई कर पाएगा तो मैं इसका यूज करूंगी, और तब ये मार्कर मेरे लिए यूटिलिटी रखेगा। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे पास एक रेड मार्कर है। अब जब मैं रेड मार्कर से वीडियोस बनाती हूँ तो वो रेड मार्कर से वीडियोस बहुत अच्छे नहीं आते, मतलब उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने रेड मार्कर या ब्लू मार्कर को यूज करना बंद कर दिया। मैं सिर्फ ब्लैक मार्कर को यूज कर रही हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ब्लैक मार्कर की यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा थी, इसके लिए मैंने इसे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होती है? किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। वो पावर कि मेरी वांट, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी वांट है, उसको वो सेटिस्फाई कर पा रही है कि नहीं, उसको वो पूरा कर पा रही है कि नहीं, उतनी ही यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की होती है। और बच्चों ये ध्यान रखना, जब तक प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए ना हो आप उस प्रोडक्ट को नहीं बाय करते हैं, नहीं बाय करते हैं। अब देखो यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब अच्छे और बुरे से नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हो कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो क्या वो यूटिलिटी है? हाँ, उनकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की जो वांट है वो वांट अच्छा है या वांट बुरा है, हम यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि मेरे लिए वांट है और इसके लिए मेरे लिए उस चीज की यूटिलिटी है, और जितनी यूटिलिटी होगी मैं उतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दोज हु आर एडिक्ट टू ड्रग्स, टू अल्कोहल, टू स्मोकिंग, दे पे मोर। इफ दे वांट इट दे पे इट। ठीक है, उनको जितना देना होता है वो दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की उतनी इंटेंस यूटिलिटी होती है उनके लिए। ठीक है, तो यूटिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव यूटिलिटी नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे लिए वांट सेटिस्फाइंग पावर है उस कमोडिटी की, इसके लिए मैं पैसा दे रहा हूं। सो दैट इज यूटिलिटी। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये अल्फ्रेड मार्शल
और हिक्स लेकर आए थे। एल्फ्रेड मार्शल और हिक्स लेकर आए थे। ठीक है, आप आज जो कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे कॉमर्स, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर कर रही हूँ, आज 11th और 12th में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जो जॉब रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो एडमिशन रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब में यही आता है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको ये लिखवा दिया इकोनॉमिक्स के नेम, ये आता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट पहले आया था कि ये कॉन्सेप्ट पहले आया था। अभी यूपी पीजीडी के पेपर में आया था कि आप कॉन्सेप्ट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, तो यूटिलिटी पहले आया था कि डिमांड पहले आया था। अब बात ये थी कि हम लोग तो अपने बुक्स में पहले यूटिलिटी पढ़ते हैं और हमने डिमांड के चैप्टर में यूटिलिटी को एक्सप्लेनेशन के तौर पर यूज किया था, इसलिए मेरे अनुमान के मुताबिक यूटिलिटी पहले आया था और मैंने यूटिलिटी पर टिक कर दिया, बट ये रॉन्ग था, पहले लॉ ऑफ डिमांड आया था। तो बच्चों इतने माइन्यूटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप एग्जाम देते हो, और है किससे रिलेटेड, आपके 11th 12th के सिलेबस से रिलेटेड। तो अगर आप अभी से इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको आपके जॉब में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी इज वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और जब एल्फ्रेड मार्शल और हिक्स लेकर आए, तो ये जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तब इकोनॉमिक्स इतना डेवलप नहीं हुआ था। आप समझ लो कि इसी कॉन्सेप्ट से ही आपके इकोनॉमिक्स एक्सप्लेनेशन शुरू हुए थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो ये किसी कॉन्सेप्ट को जैसे यूटिलिटी उन्होंने उठाया, तो ये कैसे समझाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, यूटिलिटी को मेजर करा। ठीक है, मेजर किया यूटिल्स में, इसकी एक यूनिट बना दी यूटिल्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस मार्कर की कितनी यूटिलिटी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी यूटिलिटी 10 यूटिल्स है। ठीक है, ओरिजिनली अगर आप देखोगे रियलिटी में, तो हम आपको यूटिलिटी की यूनिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं बता सकती कि इस मार्कर की 10 यूटिलिटी है, लेकिन चूंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इनके पास और कोई बेस नहीं था, तो इनको जब एक्सप्लेन करना था कोई भी थ्योरी को या कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो वो कैसे करते, इसलिए इन्होंने यूटिलिटी को मेजर करा यूटिल्स में, ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर सके यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यूटिल्स इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो यूटिल्स में। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 8 यूटिल्स, तो इसका मतलब 8 यूटिल्स है मेरे मार्कर की यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मार्जिनल अभी यूटिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो टोटल वर्ड है, ये जो मार्जिनल वर्ड है, या पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सुनोगे, और ना सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसका भर भर के यूज है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हर जगह इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, टोटल का मतलब क्या होता है और मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इसको यूनिट्स से समझना। ठीक, फॉर इंस्टेंस मुझे बहुत भूख लगी है, आई हैव ईटन फर्स्ट यूनिट ऑफ चपाती, मैंने पहली चपाती खाई। ठीक है, ये मैंने खा ली, उसके बाद मैंने दूसरी खाई, उसके बाद मैंने तीसरी खाई, मैंने चौथी खाई, और मैंने फिर पांचवी खाई। 5 यानी कि मैंने 5 रोटियां खा ली है। आई हैव ईटन 5 चपातीज। ठीक, ये रही मेरी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। जब मैं बात कर रही हूं टोटल यूटिलिटी की, और यहां बात करते हैं हम चलो मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टोटल का मतलब होता है कि टोटल जब 1 खाया तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, और मैंने मान लो उसको यूटिल में मेजर किया 50। अरे 50 बहुत ज्यादा बोल रहे हैं क्या, चलो कम कर देते हैं 20। हमने टोटल यूटिलिटी को मेजर किया 20।
ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट यूनिट तो खा ली, अब मैंने दूसरी यूटी खाई, ठीक है। तो जब मैंने 2 रोटी खा ली, दोनों को मिलाकर 2 रोटी खा ली, तब मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी दोनों को मिलाकर, पहली भी है इसमें और अब दूसरी का भी मिलाकर जो मैं यूटिलिटी बता रही हूं वो बता रही हूं तुमको, मेरे पास है 35। आया? पहली रोटी से मुझे 20 मिल रहे थे, लेकिन जब दोनों रोटी खा ली, टोटल 2 रोटी खा ली तो है 35। ठीक। अब मैं बोल रही हूं कि तीसरी रोटी जब मैंने खाई और फिर मैं तीनों को मिला लूं, पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों को ऐड कर कर मैं तुमको बता रही हूं मेरी जो यूटिलिटी आई थी वो आई थी 47, तीनों को मिलाकर। अब इस 47 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को मिलाकर है, ठीक है। अब मैं मार्जिनल पर आती हूं। मार्जिनल का क्या मतलब है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन मेड इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखती हूं। डेफिनेशन है एडिशन मेड इन टोटल यूटिलिटी by consumption of 1 more unit of a commodity। अब इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे। एडिशन मेड इन टोटल यूटिलिटी, ये तुम्हारी 2 टोटल यूटिलिटी हैं। एडिशन मेड इन इस 20 में मैंने कितना ऐड किया कि टोटल यूटिलिटी 35 हो गई। 20 में मैंने कितना ऐड किया कि टोटल यूटिलिटी 35 हो गई, तो 15 ऐड कर टोटल यूटिलिटी 35 हुई थी। नाउ दिस 15 becomes your marginal utility. Addition made in total utility, addition made plus 15 is the addition made in the total utility by consumption of one more unit of a commodity। यहां +1 हुआ तो यहां +15 हो गया। अब यहां पर +1 हुआ है तो यहां पर प्लस कितना हो रहा है? यहां पर प्लस कितना हो रहा है? 12। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 12। आया? Addition made in the total utility, addition made in the total utility by consumption of 1 more unit of a commodity। आपने यहां अगर +1 किया तो यहां कितना बढ़ रहा है, यहां +1 किया तो यहां कितना बढ़ रहा है, उसी को हम मार्जिनल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ये मार्जिनल वर्ड हर बार आएगा, प्रोडक्टिविटी के साथ आएगा, आपके पास और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू के साथ आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें मार्जिनल वर्ड आएगा। मैक्रो में चले जाओगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा, मार्जिनल वर्ड सबके साथ आएगा। तो मार्जिनल हमेशा 2 टोटल यूटिलिटी को माइनस कर लगता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था? 35 में से 20 माइनस कर दिया। इसमें मैंने क्या किया था? 47 में से 35 माइनस कर दिया था। 2 टोटल यूटिलिटी को माइनस करोगे तो मार्जिनल निकल आएगा। अब मान लो यहां पर मैंने +1 किया और ये मार्जिनल यूटिलिटी 57 हो गया, तो यहां पर यहां कितना प्लस हो रहा है? यहां तो +1 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है? यहां हो रहा है +10। तो 57 माइनस 47, यहां पर +1 हुआ, अगेन यहां पर कितना प्लस हो रहा है? कुछ नहीं, 0, ठीक है। यानी कि जब मैं 5th रोटी खा रही हूं तो मुझे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है और मैं रुक गई, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। यहीं पर मुझे रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं अगर और रोटी खाऊंगी तो मुझे यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और हम सिर्फ यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन करते हैं, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है आपके यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ दो और कॉन्सेप्ट आते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन derived by consumption of all the units of commodity, total satisfaction. Marginal का मतलब हो गया addition made in total utility by consumption of one more unit of commodity. तो ये है आपका बेसिक यूटिलिटी पर। और अब हम देखेंगे यूटिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमने पढ़ा कि यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, और फिर हमने पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of all the units of the commodity, और marginal utility का मतलब होता है addition made to the total utility by consumption of one more unit of a commodity। इसका मतलब जब हम +1 करते हैं यूनिट्स में तो कितना प्लस हो रहा है टोटल यूटिलिटी में, वही बन जाता है हमारा मार्जिनल। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है हमारा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये लॉ, चलिए आइए देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर continuously consumed, marginal utility derived from additional utility must decline। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहाँ पर दो जो टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन किया है, स्टैंडर्ड यूनिट्स और कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम्ड को। क्यों किया है, चलिए पहले मैं लॉ को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैंने क्यों अंडरलाइन किया है ये बताती हूँ। लॉ कह रहा है कि एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि जैसे जैसे मैं अपने यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे मैं अपने यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ, क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हूँ ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम्ड, जैसे कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम कर रही हूँ, marginal utility derived from additional utility, marginal utility derived from additional utility must decline, it is decreasing। ठीक है, तो लॉ डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब ये है डिक्रीजिंग। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब हमें बहुत प्यास लगी होती है तो जब हम पहला ग्लास पानी का पीते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। अगर आपने खुद भी फील किया हो तो जो प्यास लगने के बाद जब आप पहला ग्लास पानी का पिएंगे वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। अब जैसे ही आपने पहला ग्लास पानी का पिया तो जो आपकी वांट है, यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, तो जैसे ही आपने पहला ग्लास पिया आपकी वांट थोड़ी सी कम हो गई। तो जब आपकी वांट थोड़ी सी कम हो गई तो जब आप दूसरा ग्लास पानी का पिएंगे तो जो यूटिलिटी दूसरे ग्लास से मिलेगी वो भी तो कम हो जाएगी। हम सिर्फ दूसरे ग्लास की बात कर रहे हैं, दोनों ग्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे ग्लास की बात कर रहे हैं। अगर आप दोनों ग्लास की यूटिलिटी को मिला देंगे, दोनों ग्लास की यूटिलिटी को मिला देंगे तब तो यूटिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ दूसरे ग्लास की यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमारी वांट कुछ कम हो गई है। फिर आप जब तीसरी क्लास पर जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो एडिशन हो रहा है वो फिर से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी वांट और कम हो गई है। और ऐसा करते करते एक वक्त आएगा जब आपकी प्यास बुझ जाएगी। मान लीजिए आपने 4 ग्लास पानी के पिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा
कि फोर्थ यूनिट पर 18 आपकी टोटल यूटिलिटी है, और जब मैंने फिफ्थ यूनिट किया तो 20 है। जब मैं फिफ्थ यूनिट कर रही हूं तो 20 है, फोर्थ पर 20 है, और फिफ्थ पर भी 20 है। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट पर मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है, और जब मैं फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रही हूं तो फिर से सिर्फ 20 है। इसका मतलब जब मैंने फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे एडिशन में कोई यूटिलिटी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मेरी वांट फुल्ली सेटिस्फाई हो चुकी थी। कब? फोर्थ पर मेरी वांट फुल्ली सेटिस्फाई हो चुकी थी, और अब मुझे कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए एडिशन में मेरी वांट सेटिस्फैक्शन पावर वहीं रुक गया। और जब मैंने उसके बाद भी कंजम्पशन किया तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव पहुंच गया, यानी कि ओवरडोज हो गया। मुझे अब नहीं चाहिए, ओवर हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए ये जो लॉ है ये आपके जो डेली कंजम्पशन आप करते हैं इससे रिलेटेड लॉ है। ठीक, तो लॉ के अकॉर्डिंग एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, अब यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किया है वो है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है बेटा कि एक ग्लास ऑफ वाटर, 1 चपाती, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 स्पून ऑफ वाटर को सेकेंड स्पून ऑफ वाटर से मेजर करिए, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। तो जब भी आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ना है तो आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर, 1 होल चपाती। ठीक, उसके बाद है कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम्ड। इसका मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आपने पहला ग्लास पानी का अभी पिया और उसके बाद 10-15 मिनट रुकने के बाद आपने दूसरा ग्लास पानी का पिया, तो जो सेटिस्फैक्शन है या जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, यूटिलिटी है वो, बट ऑफ कोर्स आप दोनों को नहीं मेजर कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में टाइम गैप आ गया। जैसे ही टाइम गैप आया आपकी प्यास तो और बढ़ जाएगी, फिर तो आप कहेंगे कि नहीं, सेकेंड यूनिट पे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूअसली उस काम को करेंगे, तब हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। अगर टाइम लैप्स हो गया तो करेक्ट यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए कंटिन्यूअसली कंजम्पशन इज द बेसिक अजम्पशन। तो हमारे 2 बेसिक अजम्पशन आपको इसी लॉ से मिल गए हैं। एक है आपका स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि जो आप कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं उसका यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए, 1 ग्लास वाटर, 1 चपाती, और कंटिन्यूअसली कंज्यूम होना चाहिए, देयर शुड बी नो टाइम गैप। ठीक, ये एक हमारा शेड्यूल है जो टीयू और एमयू से रिलेटेड है, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये जो शेड्यूल है इसी को आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप कैसा लिखोगे? As you can see in the given schedule that total utility increases from 8 to 14 on the consumption of 2 units of the commodity, but the marginal utility decreases from 8 to 6. That is, there is a decrease of 2 utils. Next, ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। फिर आप इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लेन करना, और फिर आप ये 2 आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर यहाँ पर आप 0 एक्सप्लेन कर दो। फिर आप ये लिख सकते हो कि विद द फर्दर कंजम्पशन ऑफ 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टू 20 and at this point the marginal utility decreased to 2. We can further see that by the consumption of 5th unit of the commodity, the total utility does not increase, which result in 0 increase in marginal utility. And if the consumption is continued even after 5th unit, then the marginal utility decreases, becomes negative to
-2। ठीक है, तो ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन शेड्यूल का करोगे, फिर आप ये फिगर बनाओगे जो कुछ नहीं है, बस मैंने इस शेड्यूल को इस फिगर में कन्वर्ट कर दिया है, इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस डायग्राम, आपने तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है आंसर का, इस डायग्राम को आप यूज कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को समझाने के लिए। जैसे जब मैं ये टीयू का कर्व बना रही हूं, तो जो 5th यूनिट है दैट विल बी द यूनिट ऑफ मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जिसको जी से डिनोट किया है मैंने। अब आप जब मार्जिनल यूटिलिटी का फिगर बना रहे हैं, तो जो 5th यूनिट है जहां पर MU 0 हो रहा है, इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस, वो है पॉइंट ऑफ सटाइटी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मतलब सैचुरेट हो गया, 0 पहुंच गया, आप कोई लेवल इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज ही करेगी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पर MU इज इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन you can explain 2 important points from the figure. That will complete your entire explanation of law of diminishing marginal utility. क्या है लॉ? लॉ कहता है कि as more and more unit of commodity, standard unit of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from the additional utility must decline। यहां पूरे लॉ में आप देखिए टोटल यूटिलिटी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आप मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी ये बता रहे हैं। जैसे जैसे कंजम्पशन आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और वो इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, आप सिर्फ इतना बता रहे हैं लॉ में। फिर हमने क्या किया, assumptions, very very important when you are writing down the answers, assumptions लिखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक लॉ के लिए नहीं, जितनी बार भी आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, सब में आपको ये करना है। ठीक है, assumptions जरूर लिखने हैं। तो 2 assumptions आपको यहाँ लॉ से ही मिल रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट और कंटिन्यूअस कंजम्पशन। फिर आप बनाएंगे शेड्यूल, और शेड्यूल को यूनिट वाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आपको करना ही चाहिए यूनिट वाइज एक्सप्लेन। करना क्या है, 2-2 यूनिट लीजिए, आप इसका पॉइंट बना दीजिए। पहले पॉइंट में फर्स्ट 2 यूनिट को एक्सप्लेन कर दीजिए, सेकंड पॉइंट में 3 और 4 को एक्सप्लेन कर दीजिए, और लास्ट पॉइंट में आप ये 5 और 6 को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपके तीनों सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में ये 0 हो रहा है और यहां से यहां वाले में ये -2 हो रहा है, तो आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप फिगर जरूर बनाइए, और फिगर में जो अलग से आपने पॉइंट लिखे हैं, जो आपके यहाँ कहीं आपने मेंशन नहीं किया है, उस 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो भी आपके फिगर में है, उसको अलग से एक्सप्लेन कर दीजिए। ध्यान रहे, इकोनॉमिक्स में फिगर में मार्क्स होते हैं, विदाउट फिगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेंड करना चाहिए। ठीक, लेकिन जब भी आप फिगर बनाएं, हर चीज का ध्यान रखें कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा है, आपने एक्स और वाई को डिफाइन किया है, यूनिट्स है, ये यूटिल्स है, फिर आपने कर्व को डिफाइन किया है, ये बोर्ड है। यहाँ पर मैं स्केल का यूज नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो ये जो डिफरेंस है, जिसको ये जो डिफरेंस है मार्जिन, ये आप स्केल से नाप कर बनाइएगा, मार्क कर कर बनाइएगा। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पर -2 लिख रहे हैं तो इसको y डैश जरूर लिखिए और पॉइंट्स को मेंशन करिए। ठीक, जब आपका इतना पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर को मिलता है तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं आपको समझाऊंगी मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 तरीके से समझाया जा सकता है। यहाँ पर जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में समझाएंगे। अब बच्चों, एक चीज जो मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड मार्शल और हिक्स लेकर आए थे। ठीक है,
ये दो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम इससे जोड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों इकोनॉमिक्स हैं, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं अलग हैं। ये दोनों का नाम यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच से देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच से देखते हैं, जबकि हिग्स यूटिलिटी को ऑर्डिनल अप्रोच से देखते हैं। अब ये कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या होता है ये मैं अभी बता देती हूँ। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं 8, 14, 18, 20 यूटिल्स में, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या था कि अल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को यूटिल्स में कन्वर्ट कर एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक। तो यहाँ पर कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता था, लेकिन जब जे.आर. हिग्स आए, इनका नाम पूरा है जे.आर. हिग्स, जब जे.आर. हिग्स आए तो उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ये पेन या व्हाइट पेन या मार्कर की क्या यूटिलिटी कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मैं नहीं बता सकती। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है कि कम है, मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा है कि कम है। मैं ज्यादा और कम बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती हूँ कितना ज्यादा है और कितना कम है, ठीक है। तो जब यूटिलिटी को यूनिट्स में मेजर किया गया तो उसको बोला गया कार्डिनल अप्रोच, लेकिन जब यूटिलिटी को ऑर्डर में लगाया गया, मोर और लेस के ऑर्डर में लगाया गया, तो उसको बोला गया ऑर्डिनल अप्रोच। तो अल्फ्रेड मार्शल और हिग्स, इन दोनों का नाम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी के लिए अलग थे, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच है और हिग्स ने बोला यूटिलिटी ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी कि ऑर्डर में लगा सकते हो, रैंक कर सकते हो, लेकिन कितना ज्यादा और कितना कम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ यूटिलिटी, जहां हमने सीखा कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।